नमस्कार बच्चों। कल हम पाठ 1 पढ़ रहे थे। उसमें हमने सामाजिक संरचना को पढ़ा था। उसी के आगे से हम पढ़ेंगे। इसमें एमिल दुर्खिम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि एमिल दुर्खिम द्वारा आगे बढ़ाया जाने वाला एक मुख्य विषय यह है, और उनके बाद में ये कई अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा भी कार्य किया गया कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। दुर्खाइम ने तर्क दिया कि व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है। इसमें दृढ़ता अथवा कठोरता है जो भौतिक पर्यावरण की संरचना में के समान है। सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसे कमरे में खड़ा है जहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं। कमरे की संरचना व्यक्ति की संभावित क्रियाओं को बाध्य करती है, यानी कि कमरे की जो संरचना है, आकृति है, जो व्यक्ति क्रियाएं करता है उस समय की जो संभावित होने वाली क्रियाएं उनको बाध्य करती है, परेशान करती है। उदाहरण के तौर पर दीवारों तथा दरवाज़ों की स्थिति। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है कि उस समय जो उसको बाध्य करेंगी वो क्या करेंगी, दीवारों तथा दरवाज़ों की स्थिति प्रवेश तथा निकास के रास्तों को दर्शाती है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक संरचना हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है। इसकी सीमा तय करती है कि हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर सकते हैं। यह हम में से बाह्य है, ठीक है उसी प्रकार से जैसे कमरे की दीवारें होती हैं। अन्य सामाजिक चिंतन जैसे कार्ल मार्क्स भी सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल देते हैं, लेकिन साथ ही मनुष्य की सृजनात्मकता महत्वपूर्ण मानते हैं जो सामाजिक संरचना को परिवर्तित भी करती है और उसे पुनः उत्पादित करती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स की संरचना को मानते कि वो उसको परिवर्तित करती है और उसे पुनः उत्पादित भी करती है। मार्क्स ने यह तर्क दिया कि मनुष्य इतिहास बनाता है। मार्क्स का ये कहना था, मार्क्स ने ये तर्क दिया कि मनुष्य जो है इतिहास को बनाता है, इतिहास की रचना करता है, परंतु वह इतिहास निर्माण ना तो उसकी इच्छा पर और ना ही उसकी मनपसंद शर्तों पर आधारित होता है। अब उनका कहना है कि मानव क्या इतिहास तो बनाता है, लेकिन वो इतिहास ना तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ना ही उसकी मनपसंद शर्तों पर आधारित होता है। ये अपने आप बनता है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं और ना ही अपनी पसंद की शर्तों पर, बल्कि इतिहास का निर्माण उन ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक स्थिति की उन बाध्यताओं तथा संभावनाओं के अंतर्गत होता है जहाँ वह जीवन यापन कर रहा है। अब ये इतिहास कैसे बनता है? इतिहास संरचनात्मक स्थिति की उन बाध्यताओं तथा संभावनाओं के अंतर्गत होता है, उसके अंदर आता है जहाँ पर वो जीवन यापन कर रहा है। इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है। ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए जो दोनों स्थितियों को प्रकट करते हैं हों। किस प्रकार मनुष्य सामाजिक संरचना से बाध्य होता है, कि किस प्रकार से मनुष्य जो है सामाजिक संरचना से बाध्य है, तथा जहाँ व्यक्ति सामाजिक संरचना की अवहेलना करता है और उसे बल देता है। अपनी पूर्व पुस्तक में समाजीकरण पर हुई परिचर्चा को याद कीजिए, यानी कि पहले वाली किताब में पेज नंबर 88 और 89 पर दे रखा है कि किस तरीके से इसकी संरचना की गई थी। दुर्खाइम के इस दृष्टिकोण को उनके प्रसिद्ध विवरण में दिया गया है। जब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक भाई, एक पति अथवा देश के नागरिक के रूप में करता हूँ तथा दिए गए अपने वचन को पूर्ण करता हूँ, मैं अपने दायित्वों को पूरा करता हूँ जिन्हें कानून तथा प्रथा में परिभाषित किया है तथा जो मुझसे तथा मेरी क्रियाओं से परे या बाह्य है। ठीक इसी प्रकार भक्त जन्म से ही पूर्व स्वीकृत अपने धार्मिक जीवन की मान्यताओं तथा क्रियाओं को पहचान लेता है। अगर उनका अस्तित्व उनके जन्म से पूर्व था तो इसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व हमारे
उसका अस्तित्व उसके बाहर है। मैं अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने कर्जों को चुकाने के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने व्यापारिक के संबंधों के लिए जिन क्रेडिट उपकरणों का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने पेशे में जिन कर्मों का अनुनयन करता हूँ इत्यादि, इनका मेरे द्वारा उपयोग किए जाने पर भी ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी इनमें से प्रत्येक के लिए की जा सकती है। अब हम इस स्तर पर सामाजिक स्तरीकरण की उस संकल्पना की पुनरावृत्ति करना चाहेंगे, यानी कि उसको दोबारा दोहराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जो प्रारंभिक पुस्तक के अध्याय 2 का भाग है, यानी कि ये पहले वाली पुस्तक के भाग 2 में दे रखी है। सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज के समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व अथवा भौतिक प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुँच से है। हालांकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान है, परंतु आधुनिक समाज धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं। एक तरफ जहां आधुनिक समाज में स्त्रीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूपों में वर्ग विभाजन है, वहीं दूसरी ओर प्रजाति, जाति, क्षेत्र, समुदाय, जनजाति तथा लिंग इत्यादि सामाजिक स्तरीकरण के आधार बने हैं। आपको याद होगा कि सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है। अब कह रहे हैं यहाँ पर, असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समाज में वितरित हो। असमानता ऐसा कोई तत्व नहीं जो समाज में वितरित हो, उसको बांटा जा सके। ये तो व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता से जुड़ी हुई है। एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती हैं और यदि वे उच्च स्थिति में हैं तो उनका प्रयत्न होगा कि उनकी विशेषाधिकृत स्थिति उनके बच्चों को मिल जाए। स्त्रीकरण की कल्पना तब उस विचार को संदर्भित करती है जहाँ समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूहों में होता है तथा यह संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये जो संरचना है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। असमान रूप से बांटे गए लाभों के अंतर को समझना भी आवश्यक है। कहा गया कि असमान रूप से जो लाभ हैं उनके अंतर को समझना जरूरी है। लाभ के 3 बुनियादी प्रकार हैं। लाभ जो है 3 प्रकार के बुनियादी प्रकार हैं जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के द्वारा उपभोग किया जाता है। पहला आता है जीवन अवसर। जीवन अवसर वे सभी भौतिक लाभ जो प्राप्तकर्ता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं। उनमें केवल संपत्ति तथा आय जैसे आर्थिक लाभों को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि अन्य सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा तथा मनोरंजन को भी शामिल किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक परिस्थिति, जहाँ पर लाभ मिलते हैं। मान सम्मान तथा समाज के अन्य व्यक्तियों की नज़रों में उच्च स्थान। तीसरा आता है राजनीतिक प्रभाव। एक समूह के द्वारा दूसरे समूह तथा समूहों पर प्रभुत्व जमाना अथवा निर्णय निर्धारण में प्रमाणाधिक्य प्रभाव अथवा निर्णयों से अत्यधिक लाभ उठाना
आगे होने वाली चर्चा में हम उपरोक्त सामाजिक क्रियाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, अर्थात कह रहे हैं कि यहाँ पर आगे जो हम पढ़ेंगे उसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, यानी कि उसमें इसके बारे में बताएंगे। सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न आधार, जैसे अब यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न आधार बताएं, लिंग, वर्ग तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। व्यक्ति तथा वर्गों को मिलने वाले अवसर तथा संसाधन जो प्रतियोगिता, सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, इन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्त्रीकरण के द्वारा आकार दिया जाता है। साथ ही मनुष्य पूर्व स्थित संरचना स्त्रीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम कल पढ़ेंगे।